अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, आज हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करना है ना, वो एएनएस का तीसरा चैप्टर है, एडिनर्जिक एगोनिस्ट। अच्छा, ये वाला चैप्टर भी सिंपल सा है, जैसा कोलिनर्जिक था उसका ऑपोजिट ये होता है। अब इसमें क्या होता है, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन का काम होता है ना, सब यहाँ पे नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन आ जाता है। ठीक है, एडिनर्जिक वो ड्रग्स होती हैं मतलब जो कि उन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन से स्टिमुलेट होते हैं। इन रिसेप्टर को हम कहते हैं एडिनोसेप्टर्स कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ड्रग्स इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उसे हम लोग का कहा जाता है सिम्प्टोमिमेटिक्स कहा जाता है, सिम्पैथोमिमेटिक्स। और जो इनको ये ब्लॉक करते हैं उसे हम कहते हैं सिम्पैथोलिटिक्स। ठीक है, सिंपल सा ये था। इसके अलावा हमारे पास कुछ होती हैं जो कि डायरेक्ट जाकर रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं, कुछ होती हैं वो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करती हैं। ठीक है, ये ड्रग्स बेस क्लासिफिकेशन इस बेस पे की हुई है, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, ये जो ड्रग्स होते हैं इस बेस से हम लोग पूरे चैप्टर में यही इन्होंने ना डिस्क्राइब किए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, एडिनर्जिक न्यूरॉन्स में ना मतलब सिंपल सा ये है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ऐसे ही यहाँ पे है। वहाँ पे एसिटाइलकोलिन का हम बना रहे थे, यहाँ पे हम एसिटाइलकोलिन को नहीं, नॉन एपिनेफ्रिन को बनाएंगे। ठीक है, और कैसे बनाएंगे, वहाँ का जो प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर था ना वो एसिटाइलकोलिन था, यहाँ पे जो था वो हमारे पास क्या है, नॉन एपिनेफ्रिन। और ये सीएनएस में प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कैसे बनेगा न्यूरोट्रांसमिशन, इसकी कैसे होगी, एसिटाइलकोलिन कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा। जैसे कि हमने एसिटाइलकोलिन को बनाया था वैसे ही हम नॉनएपिनेफ्रिन को बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले सिंथेसिस होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टोरेज होती है, स्टोरेज के बाद रिलीज होगी, फिर बाइंडिंग होगी, फिर वो उसकी डिग्रेडेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है उसकी रिसाइकलिंग, वहाँ पे हुई थी ना। यहाँ पे बस हाइडिंग थोड़ी चेंज है, बाकी सारा कुछ ना वही लिखा हुआ है। अब सबसे पहले सिंथेसिस, सिंथेसिस कैसे होती है, टायरोसिन हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर से ना न्यूरॉन्स के अंदर जाता है। ठीक है, टायरोसिन जाता है और वहाँ जाकर उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है और डोपामाइन में वो कन्वर्ट होता है। और ये किसकी एंजाइम की मौजूदगी में होता है, थायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में होता है। ठीक है, अब जो डोपा होता है ना बेसिकली डोपा भी उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो एंजाइम होता है वो डीकार्बोक्साइल एंजाइम होता है जो कि डोपा को डोपामाइन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, टायरोसिन बाइट से जाता है, वो डोपा में कन्वर्ट होता है, डोपा फिर आगे से डोपामाइन में कन्वर्ट होता है। बस दो एंजाइम होते हैं यहाँ पे, एंजाइम को आप याद कर लीजिएगा। और कैसे, पहले हाइड्रोक्सिलेशन होती है फिर डीकार्बोक्साइलेशन होती है, इस तरीके से हमारे पास वो बनता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टोरेज। अब जो डोपा होता है ना वो मेम्ब्रेन्स के वेसल्स के अंदर से जाकर स्टोर होना होता है। ठीक है, अब जो कैसे जाएगा, एनर्जी डिपेंडेंट सिस्टम के जरिए हमारे पास डोपा वेसल्स में जाएगा और वहाँ जाके अब ये डोपा वेसल में जा रहा है। ठीक है, ये एनर्जी डिपेंडेंट सिस्टम के जरिए जा रहा है, तो हम लोग इसको ब्लॉक करने के लिए हम रेजरपिन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ना अब हमने नॉन एपिनेफ्रिन को बनाना, डोपा को तो नहीं बनाना ना। वेसल्स के अंदर क्या होगा, जो डोपामीन होता है ना उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है और वो नॉन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। इसमें डोपामिन बी हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, मतलब ये इस सारे मैकेनिज्म को वो करवा रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रिलीज। ठीक है, रिलीज में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल, जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल आता है सोडियम चैनल एक्टिवेट होते हैं और पोटाशियम चैनल को कैल्शियम चैनल को ओपन करवाते हैं। ठीक है, कैल्शियम ओपन होगा तो अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो मेम्ब्रेन फ्यूज़ करेंगी और जो हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन है वो रिलीज़ होगा स्पेस के अंदर। ठीक है, अब इस रिलीज़ को हम लोग ब्लॉक करवाना है, तो हम उसके के लिए क्या देंगे, ग्वानिथिडीन ग्वानिथिडीन ड्रग है जो कि उसको ब्लॉक करती है। अब इसमें सिम बस यही था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ना नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज भी हो गया। ठीक है, अब जो अगला काम होता है नॉन एपिनेफ्रिन का, उसने क्या करना होता है, जो रिसेप्टर इसके होते हैं वहाँ पे भी वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे अटैच होता है, यहाँ पे भी नॉन एपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स पे अटैच होगा। अब वहाँ पे मुस्कुरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स से यहाँ पे हमारे पास कौन से होंगे, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स होंगे। अब जब रिसेप्टर्स पे जाके अटैच करेंगे तो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, यहाँ पे यही लिखा हुआ है सिंपल सा। इसके अलावा ना यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ जो अल्फा टू हमारे पास रिसेप्टर होता है ना, वो कहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है, बेसिकली वो प्री साइनेप्टिक साइड पे प्रेजेंट होता है।
ठीक है। न्यूरॉन्स की प्री सिनेप्टिक, जैसे ही नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे हमारे पास अल्फ़ा टू स्टिमुलेट होते हैं और उनको मतलब सिग्नल चला जाता है अल्फ़ा टू को कि भाई नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, तो अब इनहिबिशन करवाओ। तो अल्फ़ा टू जो होता है ना, वो नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म ज़्यादा करवा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन की जो रिलीज़ होती है ना, वो कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह से नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करवाने के लिए अल्फ़ा टू का काम होता है। अब अगला आ जाता है हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड भी होगा, उसने स्टिमुलेट भी कर दिया रिसेप्टर को। उसके बाद क्या होगा, अब उसने रिमूव होना होता है, वहाँ पे जो डिग्रेडेशन होती है ना, यहाँ पे वो रिमूव होगा। अब उसकी रिमूविंग के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। यहाँ तो वो वापस सर्कुलेशन में चला जाए, ठीक है। अब अगर वो सर्कुलेशन में नहीं जा रहा, तो यहाँ तो वो मेटाबोलाइज हो जाए कॉम्ट के ज़रिए, ठीक है, कैटेकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज की वजह से, ठीक है, सिंपेस के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और तीसरा होता है कि वो वापस रीअपटेक हो जाए, ठीक है। रीअपटेक होने की वजह से फिर क्या होता है, जब रीअपटेक होगी तो दोबारा से हमारे पास, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अल्फ़ा, दो टाइप्स है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा के बाद ना इनकी फर्दर सब टाइप्स आती हैं, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, ठीक है, ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन आती है। अब उन्होंने ये कहा हुआ है कि बेसिकली, अब अल्फा रिसेप्टर की बात की जाए ना, तो उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो हमारे पास अल्फा रिसेप्टर होते हैं ना, वो जो सिंथेटिक एगोनिस्ट होंगे ना, उसके लिए एफिनिटी अपनी कम शो करेंगे, यानी कि उस पर कम स्टिमुलेट होंगे। और जो दूसरे वाले हैं ना हमारे पास, नेचुरली अकरिंग कैटेकोलामाइंस होते हैं, जो एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, वो अपने रिलीज को ज़्यादा करवाएंगे, ठीक है। अब ये ऑर्डर क्या होगा इसका, जो एपिनेफ्रिन वो भी सिंथेटिक है, वो हमारे पास नेचुरल है। नॉन एपिनेफ्रिन भी सबसे ज़्यादा जो एफिनिटी शो होती है ना, वो एपिनेफ्रिन की होगी, फिर नॉन एपिनेफ्रिन की होगी, और लास्ट पे एसोप्रिटिनोल की, ठीक है। ये इसका ये था। इसके अलावा अल्फा रिसेप्टर को आगे क्लासीफाई किया हुआ अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा। इसके लिए आप हमारे पास पेज नंबर 77 मेरी बुक पर है, तो आपकी बुक पे देख लीजिएगा क्या है, वहाँ पे टेबल बना हुआ कि अल्फ़ा वन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा टू, बीटा वन, बीटा टू, क्या ये वहाँ पे इनके फंक्शन लिखे हुए क्या चीज़ करवाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास उन्होंने बताया हुआ अल्फ़ा वन पे हमारे पास ना, उन्होंने ये कहा कि जब अल्फ़ा वन एक्टिवेट होंगे ना, हमारे पास तो जी कपल प्रोटीन एक्टिवेट होगी, जो है जैसे हमने M3 और M1 का काम पढ़ा था ना, वैसे ही जी कपल प्रोटीन एक्टिवेट होगी, और साथ हमारे पास IP3 और डैक का लेवल ज़्यादा करवाएगी, और जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। अल्फ़ा टू का भी मैंने बताया कि वो प्री सिनेप्टिक साइड पे होती है प्रेजेंट, वहाँ से एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन की ना जो रिलीज होती है ना, उसको कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। इसका इनहिबिशन में ज़्यादा रोल होता है। तीसरा हमारे पास उन्होंने फर्दर सब डिवीजन में ये बताया हुआ है, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू की बात हो रही है, तो अल्फ़ा वन को ना हमने फर्दर आगे क्लासीफाई भी किया हुआ है, अल्फ़ा वन ए, अल्फ़ा वन बी, ठीक है, अल्फ़ा वन सी, अल्फ़ा वन डी। अच्छा, अब अल्फ़ा वन ए और अल्फ़ा वन बी की बात की हुई है। अल्फ़ा वन जो ए है ना, उसका हमारे पास ना कहाँ पे जो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया वगैरह में हम उसको ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके सीवीएस पे इफेक्ट कम होते हैं। और जो अल्फ़ा वन बी है ना, बी से याद करने की, वो ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट शो होंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स, बीटा रिसेप्टर्स। उन्होंने बीटा रिसेप्टर का जो रिस्पॉन्स होता है ना, अल्फ़ा से डिफरेंट होता है, यानी कि आइसोप्रोटिनोल के से ज़्यादा शो करवाते हैं, और आइसो जो नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से के लिए कम करवाते हैं, ठीक है। अब इसका ऑर्डर आपने इस तरह, अच्छा, इसके बाद ना, अच्छा, इसके अलावा हम बीटा बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर की बात की जाए, तो इसमें बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री आता है, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ से टेबल से आपको बता रही हूँ। जो बीटा वन है ना, उसमें कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो हार्ट पे प्रेजेंट होगा आपके, और किडनी में प्रेजेंट होगा। बीटा टू लंग्स लो होते हैं, तो वो हमारे पास लंग्स पे प्रेजेंट होगा। इसके अलावा बीटा थ्री जो होते हैं, वो एडिपोज टिश्यूज वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं। अब मैं ना इन सब की क्लासेस बता देती हूँ, फंक्शन क्या होते हैं। अल्फा वन जो होते हैं ना, वो आपके वेसल्स से प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, और साथ ना आपके ब्लड वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं। वेसल्स पे वो क्या करवाएंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेरिफेरी की जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो भी ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली। इस तरह से देखो ना, हमारे पास नए जो वेसल्स होंगे, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और हमारे पास रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और ब्लडर पे देखा जाए तो हमारे पास जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ना,
उसको कंट्रोल करते हैं और हमारे पास यूरिनेशन को कम करवाते हैं। अल्फा 2 जो होता है, अभी मैंने बताया कि उन्होंने अपने फ्रेंड के रिलीज हमारे पास ना इसके बाद जो डिस्कस किया हुआ है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडिनर्जिक एगोनिस्ट है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है, इसमें कैटिकोलामाइंस आते हैं, नॉन कैटिकोलामाइंस आती हैं। ठीक है, अब कैटिकोलामाइंस में ये होता है बेसिकली इनके पास 3,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप होता है। ठीक है, इसके साथ इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, एपिनेफ्रिन आ जाता है, नोरपिन आ जाता है, नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, आइसोप्रोटिनोल आ जाता है, डोपामिन आ जाता है, इन सबको हम कैटेकोलामाइन कहा जाता है। अब इसके तीन का मतलब करेक्टरिस्टिक्स है। पहले थी हाई एफिनिटी, हाइपोटेंसी, यानी कि जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनके लिए अफिनिटी बहुत अच्छी शो करता है। ठीक है, इसके अलावा ये रैपिड इनएक्टिवेट हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारी सिनेप्टिक स्पेस के अंदर या पोस्ट सिनेप्टिक में ना कॉम्ट प्रेजेंट होती है, कैटेकोलामाइन और मिथाइल ट्रांसफरेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करवाते हैं, इसको इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, अब अगर ये न्यूरॉन्स के अंदर चला जाए, ये लास्ट पे ना मेरा शायद रह गया था वो, न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली दो चीज़ें होती हैं नॉन एपिनेफ्रिन के साथ। यहाँ तो वो क्या करवाता है, वो हमारे पास वापस जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो रिलीज हो जाए। यहाँ वो ये होता है, न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास मोनो अमाइन ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवा देता है इसकी नॉन एपिनेफ्रिन को और इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से ये रैपिड इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तीसरा ये कहते हैं पुअर पेनिट्रेशन इन द सीएनएस। एक तो ये पोलर कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और सीएनएस से इतनी जल्दी क्रॉस नहीं करते हैं और इसकी वजह से सीएनएस के इफेक्ट्स भी नहीं प्रोड्यूस होंगे इसके। अब हमारे पास आ जाते हैं नॉन कैटिकोलामाइन। नॉन कैटिकोलामाइन सबसे ऑपोजिट होता है, यानी कि उनके पास ये बेंजीन ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, कॉम्ट वगैरह से इनएक्टिव भी नहीं होंगे, मोनोमाइन से भी एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है, इनका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। अब इसके अलावा इसमें हमारे पास एफेड्रीन, एम्फीटामीन वगैरह आ जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा बुक पे। इसके अलावा हमारे पास बताया हुआ है सब्स्टिट्यूशन ऑन दी अमाइन नाइट्रोजन। इसमें सिंपल सी ना हमें जो बुक पे बताया गया हुआ है ना, वो ये कहा हुआ है कि जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है ना, यानी कि जिन ड्रग्स के साथ मिथाइल ग्रुप के साथ अगर नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन अमाइन अटैच है ना, तो बीटा के रिसेप्टर्स के लिए ना ज़्यादा अफिनिटी शो करेंगे। बस इसमें सिंपल सा ये था। उसके बाद हमारे पास बताया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडिनर्जिक। तो तीन टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट होता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट होता है, मिक्स एक्शन एगोनिस्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग में ना आपने सिंपल सा ये कर लेना कि डायरेक्ट काम करते हैं। ठीक है, कैसे काम करते हैं डायरेक्ट में ना, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स को डायरेक्ट जाकर स्टिमुलेट करती है और रिस्पॉन्स जनरेट करवाती हैं। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटिन, डोपामिन, ये सब डायरेक्ट